नमस्कार, 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव में नाम वापसी के बाद अब 53 सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। 22 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। इनमें से 21 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है, जबकि इटावा में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जीत मिली। अब बाकी बची 53 सीटों पर 3 जुलाई को वोटिंग होगी। फिलहाल 35 जिलों में बीजेपी एसपी में सीधी टक्कर है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को सभी सियासी दल विधानसभा चुनाव से पहले लिटमस टेस्ट के तौर पर देख रहे हैं। अब सबको जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के रिजल्ट का इंतजार है। तो जिन 35 सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की टक्कर देखने को मिल रही है, वो सीटें हम आपको बता दें। इनमें लखनऊ, हरदोई, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़, बिजनौर, बरेली, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, अमेठी, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र शामिल हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए प्रशांत पांडे लखनऊ से और नितिन गौतम हमारे साथ मथुरा से जुड़ गए हैं। प्रशांत के पास चलेंगे। प्रशांत, कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव को विधानसभा से जोड़कर देखा जा रहा है, जो चुनाव 2022 में होने हैं। ऐसे में 35 सीटों पर कांटे की टक्कर है बीजेपी और एसपी के बीच में। क्या कुछ सीन निकलकर सामने आ रहा है अगर लखनऊ की बात की जाए तो? बात करें तो सेमीफाइनल के तौर पर इसको देखा जा सकता है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। ऐसे में जहां 35 सीटों पर सीधे टक्कर है सपा और भाजपा की, तो वहीं 17 और कल के बाद में 4 सीटें और भाजपा के खाते में जाने से अब 21 सीटें भाजपा के पास है। तो वहीं इटावा की एकमात्र सीट निर्विरोध रूप से जो है सपा के पास में है। सेमीफाइनल के तौर पर निश्चित रूप से इसको देखा जा रहा है। अब ऐसे में जहाँ यहाँ पर इसकी जो जिस दिन अंतिम दिन था उसमें 4 जाने के बाद में इसमें सहारनपुर की बात की जाए, वहाँ पर शाहजहांपुर, बहराइच और पीलीभीत, इन चारों में जहां पर नामांकन के दिन भाजपा ये पूरी तरीके से भाजपा के जो भाजपा प्रत्याशी थे वो निर्विरोध चुने गए। तो ऐसे में निश्चित रूप से अगर बात करें तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के ये पूरी तरीके से सेमीफाइनल है। और जिस तरीके से पार्टियां अभी 53 सीटों पर अगर बात करें, जिस तरीके से सीधे टक्कर की भी बात की, जिसमें 35 सीटों पर सीधे कांटे की टक्कर है, उसको लेकर के भी तैयारियां हो रही हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की बात करें तो जिन सीटों पर बिल्कुल, तो कांटे की टक्कर 35 सीटों पर है प्रशांत, और अब 53 ऐसी सीटें हैं जिस पर जीत हासिल करनी है। 21 बीजेपी के पास ऑलरेडी चली गई है। अब समाजवादी पार्टी किस तरह से इसको हथियाने की कोशिश करती है, जो 35 सीटों पर टक्कर है। नितिन भी मथुरा से हमारे साथ है। नितिन, अगर मथुरा की बात की जाए, यहाँ का क्या हाल है? क्योंकि हमने देखा था कि शुरुआत में दोनों पार्टियां, खासतौर पर अगर इस पंचायत इलेक्शन की बात की जाए तो बीजेपी और एसपी में ही टक्कर दिखाई दे रही थी और दोनों के अपने अपने दावे थे। लेकिन यहां पर दावे में बढ़ोतरी करती बीजेपी दिखाई दे रही है, 21 सीटों पर कब्जा कर लिया। अब मथुरा की स्थिति क्या कहती है? देखिए नीलू, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर मथुरा के जिला पंचायत की बात करें तो यहाँ पर जो है 33 सीटें और 33 सीटों में बसपा जो है 13 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। लेकिन बसपा जो है इस मैदान से, इस युद्ध से बाहर है, इसलिए बसपा का कैंडिडेट यहाँ पर कोई नहीं उतरा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाजपा और आरएलडी की यहाँ पर सीधी टक्कर है। वहीं सपा यहाँ से मैदान से नदारद है। सपा का एक समर्थित प्रत्याशी था, केवल जीत हासिल करी थी। अगर बात भाजपा और आरएलडी की बात करें तो यहाँ पर जो है दोनों को 8-8 सीट मिली हैं और 8-8 सीट जीतने के बाद अब दोनों ही पार्टियों के सामने जो 17 जो बहुमत का जो आंकड़ा है उसको जो पार करने के लिए, जादुई आंकड़ा है, उसको पार करने के लिए दमखम लगाना पड़ रहा है। आरएलडी अपना अध्यक्ष होने का दावा कर रही है, तो वहीं भाजपा जो है बसपा के जो अंदरूनी समर्थन है उसके साथ जो सत्ता है उसके साथ साथ जो मोदी और योगी मॉडल है उसके आधार पर अपना जो है अध्यक्ष होने का दावा कर रही है कि जीत अध्यक्ष पद पर भाजपा की होगी। तो कहीं ना कहीं जो लगता है कि वो भाजपा का बिल्कुल दावे तो सब कोई करता है, लेकिन एंड मोमेंट पे हमने देखा कि बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। अध्यक्ष किसी और पार्टी का बन गया। शहजाद राव भी हमारे साथ बागपत से हैं। शहजाद, अगर बागपत की बात की जाए तो यहाँ पर आरएलडी का वर्चस्व है। स्थिति क्या कह रही है? क्या बीजेपी बाजी मारेगी या कोई और पार्टी अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कब्जा कर सकेगी? देखिए नीलू, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर मथुरा के जिला पंचायत की बात करें तो यहाँ पर जो है 33 सीटें और 33 सीटों में बसपा जो है 13 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। लेकिन
देखिए, अगर बागपत की बात की जाए तो बागपत में जो है जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जो है बहुत रोमांचक मूड में आ गया है। यहाँ जो है टक्कर आरएलडी और बीजेपी के बीच बताई जा रही है। कल पर्चा वापसी का लास्ट दिन था, तो कल यहाँ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने सबको जो है हैरान कर दिया। कल 3 महिलाएं फिल्मी स्टाइल में जो है कलेक्ट्रेट पहुंची और आरएलडी प्रत्याशी का नामांकन वापस लेने के लिए उन्होंने जो है अप्लाई कर दिया, जिसके बाद जो है हंगामा हुआ और 5 घंटे तक कलेक्ट्रेट पर आरएलडी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, जिसके बाद जो है पर्चा जो है रद्द न होने की घोषणा डीएम ने की। अब जो है समीकरण की अगर हम बागपत की बात करें तो यहाँ जो है 20 सीटें हैं जिला पंचायत सदस्य की, जिसमें से 8 पर आरएलडी का कब्जा है, 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 4 सीटों पर समाजवादी का कब्जा है, 2 पर निर्दलीय और 1 पर बीएसपी का कब्जा है। अगर समीकरण की बात करें, चूंकि 12 सीट यहाँ पर जीतने के लिए चाहिए और 8 पर सब आरएलडी का कब्जा है और 4 पर समाजवादी का कब्जा है, तो इस तरह से 12 सीट आरएलडी और समाजवादी की बैठती हैं जो जीतने के लिए। यहाँ पर टक्कर कांटे की है, लेकिन देखना होगा कि जो एक लक्ष्य है अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए, वहां तक कौन पहुंच पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में अच्छी खासी बढ़त बना ली है। ऐसे में सियासी विवाद भी शुरू हो गया। बीजेपी जहां पर जीत के आंकड़ों के साथ विपक्ष को हताश और निराश बताने की कोशिश कर रही है, वहीं एसपी ने सरकार पर मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया है। विपक्षी दल हताश, निराश, परेशान है। जब 3 तारीख को परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी 90% से ज्यादा सीटों पर अपने जिला पंचायत। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष जीतने के लिए साम दंड भेद और सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग तांडव करवा रही है। वहां पे मनी मसल्स पावर का इस्तेमाल कर रही है। हद तो ये हो गई है कि बुलडोजर चला जा रही है समाजवादी पार्टी के सदस्यों के घरों पे और उनके घर पे जाने वाले रास्तों को तोड़ दे रही है। कमाल है, ये तानाशाही है। लोकतंत्र को खत्म करने में, लोकतंत्र का गला घोटने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आने वाले 2022 के चुनाव में जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। और वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश ने लिखा है कि हुक्मरान अब अपने बुझते दिए को बचाने की खातिर बेकरार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो जान गए हैं आवाम है, खफा है और हवा भी खिलाफ है। और बागपत के कलेक्ट्रेट में आरएलडी प्रत्याशी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाली 3 महिलाओं के फोटो वायरल हो गए। खबर है कि पर्चा वापसी के लिए कलेक्ट्रेट में तीनों महिलाएं फर्जी आवेदन करने वाली थी और इस मामले के सामने आने के बाद आरएलडी कार्यकर्ताओं ने मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग की है। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद डीएम ने आरएलडी कार्यकर्ताओं को जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने धरने को खत्म किया। और अब बात उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी की कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश डीजीपी की रेस में मुकुल गोयल सबसे आगे चल रहे हैं। लखनऊ से सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक डीजीपी की रेस में मुकुल गोयल का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि इस कुर्सी की दौड़ में नासिर कमाल और डॉक्टर आरपी सिंह भी शामिल बताए जा रहे हैं। इससे पहले कल यूपीएससी ने उत्तर प्रदेश सरकार को मुकुल गोयल, नासिर कमाल और डॉक्टर आरपी सिंह का नाम सौंपा। इनमें से मुकुल गोयल को सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। खबर यह भी है कि देर शाम मुकुल गोयल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। ऐसे में मुकुल गोयल के डीजीपी बनने को लेकर अटकलें तेज होती जा रही हैं। हम आपको बता दें कि डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी आज रिटायर हो जाएंगे और फिर इसके बाद ही नए डीजीपी का ऐलान आज शाम तक संभव बताया जा रहा है। और आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन है मुकुल गोयल। तो बता दें आपको कि 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं मुकुल गोयल। मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। आईआईटी नई दिल्ली में बीटेक की पढ़ाई कर चुके हैं। आजमगढ़ में एसपी रह चुके। वाराणसी, गोरखपुर, सहारनपुर और मेरठ में एसएसपी की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई थी। और इसके अलावा आईटीबीपी और बीएसएफ के आईजी की जिम्मेदारी भी वो निभा चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एडीजे लॉ एंड ऑर्डर भी रह चुके हैं मुकुल गोयल। और आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और यह बैठक वर्चुअल होगी। शाम को 4 बजे यह बैठक होने वाली है। बैठक में केंद्र के सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। खबर यह भी है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी मंत्रियों और मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा कर सकते हैं।
पिछले दिनों छोटे छोटे मंत्रियों के ग्रुप में प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर चुके हैं और सभी के मंत्रालय के कामकाज का ब्यौरा भी लिया गया है। संसद का मानसून सत्र भी अब 19 जुलाई से शुरू होने वाला है। वहीं आने वाले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की यही कोशिश है कि जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा सके। और खबर गाजियाबाद से, जहां पर लोनी कांड में गिरफ्तार उम्मेद पहलवान पर सरकार ने एनएससी लगा दिया है। उम्मेद पहलवान पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री डालकर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले लोनी इलाके में बुजुर्ग से मारपीट की गई थी और उम्मेद पहलवान ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। फेसबुक लाइव कर माहौल खराब करने का प्रयास किया था और अब इस पर रासुका लगा दिया गया है। और फतेहपुर से खबर लेते हैं। यहां पर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। आरोप है कि चंगाई प्रार्थना सभा के आड़ में गरीब हिंदू परिवारों को बुलाकर उन्हें उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इसकी शिकायत पर पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पुलिस को कई और जानकारी मिली। आरोपी पंकज शिवहरे की बात की जाए तो उसको जब पकड़ा गया तो उसने बताया कि ईसाई धर्म उसने अपनाया है, तब से उसकी बीमारी ठीक हो गई और उसकी गरीबी भी दूर हो गई। और इसी कहानी को गरीब लोगों के बीच जाकर बताता है, उसका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है। मैं यहाँ छठा सोमवार है मेरा। अच्छा, छठा सोमवार है। आप लोग यहाँ पे लगभग कितने लोगों की सीमाओं पे इकट्ठा रहते हैं और क्या पढ़ाते हैं इन लोगों को? सिर्फ हम यहाँ पे कुछ भी नहीं बताते हैं। हम सिर्फ इतना बोलते हैं, देखिए मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफें थी, तो मैं अभी 8 महीने पहले मैं मरने के लिए सिर्फ जहर खाना, फांसी लगाना सब करता था। तो मैं जो है 8 महीने पहले जो है मैं प्रभु में मैं चंडीगढ़ गया, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह पापा जी की चर्च में। जब वहाँ गया तो वहाँ से मैं जब आया लौट के तो पहले मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं मरना नहीं चाहिए मुझे। सभी लोगों को धार्मिक ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा था। वहाँ पर मुझे उसने भी एक बाइबिल और एक अन्य ईसाई धर्म की पुस्तक दी। और जब मैंने कहा कि जब मैं हिंदू धर्म का हूँ तो मैं क्यों अपनाऊंगा, इस पर उसने गाली गलौज करते हुए मेरे से गाली गलौज किया, जिसकी सूचना प्रभारी निरीक्षक को प्राप्त हुई। और गोंडा से खबर लेते हैं, जहां पर पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली लगी है। 2 तस्करों को पुलिस ने दबोच लिया है, एक फरार बताया जा रहा है। मुठभेड़ में कोतवाल संतोष सिंह भी घायल हुए हैं। दोनों को फिलहाल तो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो पुलिस और गौ तस्करों के बीच ये पूरी मुठभेड़ हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक बदमाश को गोली लगी है, 2 तस्करों को पुलिस ने दबोचा है, एक फरार होने में कामयाब रहा। मुठभेड़ में कोतवाल संतोष सिंह को भी गोली लगी है और उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और खबर मेरठ से आ रही है। यहां पर महावीर हॉस्पिटल के मालिक की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। आपसी रंजिश के चलते यह हत्या की गई है, इस बात की आशंका जताई जा रही है। अपने धर्म कांटा पर सो रहा था बुजुर्ग, तभी बदमाश वहां पर पहुंचे हैं और हत्या कर दी है। थाना टीपी नगर क्षेत्र की वारदात बताई जा रही है। तो हॉस्पिटल मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जो महावीर हॉस्पिटल है उसका ये मालिक है, मालिक की हत्या की है। अज्ञात बदमाश आए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। आपसी रंजिश के चलते शुरुआती जांच में पुलिस की ये सामने आ रहा है कि आपसी रंजिश के चलते हत्या की आशंका है। अपने धर्म कांटा पर सो रहा था बुजुर्ग, तभी हत्यारे वहां पर पहुंचे और गोली मारकर इस बुजुर्ग की हत्या कर दी। और हरदोई के पोल्ट्री फार्म से इलाके में बढ़ रही मक्खियों के प्रकोप से दर्जनों गांव परेशान है। ऐसे में अपनी मांगों को लेकर किसान नेताओं ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। 2 दिन से जल सत्याग्रह लगातार जारी है, लेकिन तहसीलदार के अलावा अभी तक कोई अधिकारी सुध लेने को नहीं पहुंचा। गोमती नदी में खड़े होकर नारे लगाते ये लोग हरदोई के हैं, जहां 2 दिनों से जल सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है।
जय किसान, जोर से बोलो, जय जवान, जय किसान। दरअसल ये लोग पोल्ट्री फार्म से इलाके में बढ़ रही मक्खियों के प्रकोप से परेशान हैं। यहाँ तक कि इन लोगों को मच्छरदानी लगाकर खाना बनाना और खाना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब ग्रामीणों ने मांगे पूरी नहीं होने पर दिल्ली लखनऊ हाईवे जाम करने की चेतावनी दी है। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जोर से बोलो, जय जवान। एक तो गन्ना भुगतान, दूसरा अन्ना मवेशी पशु और तीसरा द्वारा जो 1 दर्जन से अधिक गांवों को मक्खियों ने चपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से आम जनमानस का जीना दुश्वार है। इन समस्याओं को लेकर कल से यह सत्याग्रह चल रहा है। लगभग 22 घंटे बीत गए हैं। कल तहसीलदार महोदय आए थे, जिनसे सार्थक वार्ता नहीं हो पाई। परेशान होकर लोगों ने जल सत्याग्रह का सहारा लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आला अधिकारी लिखित में समस्या निवारण का आश्वासन नहीं देते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कि जनपद के जिलाधिकारी महोदय हम सबके बीच में आए और लिखित रूप में यह बताएं कि गन्ना भुगतान कितने दिन में होगा, आवारा मवेशी पशुओं से छुटकारा कब तक मिलेगा और मधुमक्खियों के आतंक से निजात कब तक दिलाई जाएगी। अपनी मांगों को लेकर ये लोग लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई सुध नहीं ली है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक इन लोगों की मांगे सुनी जाएंगी और इन लोगों को समस्याओं से निजात मिलेगी। हरदोई से नेटवर्क 18 के लिए आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।